हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 1 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला करंट अफेयर होगा वो अभ्यास के बारे में। ये अभ्यास क्या चीज़ है इसके बारे में जानेंगे, ये रियल टारगेट है और अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में स्लाइड्स में। दूसरा आर्टिकल हमारा होगा रिम ऑफ पैसिफिक यानी कि रिम पैक एक्सरसाइज 2022 के बारे में। तीसरा होगा हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ द पैक्स, ये पैक्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सींग, जो सींग होता है यहाँ पर हॉर्न का मतलब सींग ही है। तो अफ्रीका का जो सींग है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये न्यूज में क्यों आया, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल अभ्यास के बारे में। ये अभ्यास क्या है? देखिए, अभ्यास हमारा एक तरह का एरियल टारगेट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हीट भी बोला जा सकता है। ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है, यानी कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। तो इसकी अभी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है। अब ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, तो उसके बारे में जानेंगे। पहले इससे पहले जान लेते हैं कि डीआरडीओ किस ब्रांच ने इसको डेवलप किया है। ये डिजाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ कौन सी ब्रांच है? एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये एक तरह की आपकी लेबोरेटरी है जिसका काम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप करना, एरोनॉटिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। किसके लिए? इंडियन आर्मीज के लिए, जिससे कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को compete कर सके दूसरे देशों से। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे इसकी, कि भाई ये आपका जो अभ्यास है, जिसका नाम अभ्यास है, वो ये है अभ्यास। ये आपका डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ठीक है। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे शूट अप पीछे कर दिया गया है, मतलब इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है आगे हम बढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसके सबसे पहले इसके फीचर जान लेते हैं। फीचर में क्या है, देखो इसके पास इसका जो ये वर्क करता है, जो इसे पावर प्रोवाइड की जाती है, गैस टरबाइन इंजन से प्रोवाइड किया की जाती है। गैस टरबाइन इंजन का काम यही होगा। इसमें क्या होता है कि एयर को बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, फिर उसे एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके बर्न किया जाता है। जब कंबसन होता है एयर प्लस फ्यूल का, तो कंबसन गैसेस कम्बस्टिबल गैसेस क्रिएट होती है। उस गैसेस को बहुत हाई प्रेशर पे मतलब एक्सपेंड कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। जब वो एक्सपेंड होती है तो वहां से हम वर्क को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वर्क को एक्सट्रैक्ट करने से हमें क्या है, पुश प्रोवाइड होता है, एनर्जी मिलती है। इसको क्या नाम, जो आपका अभ्यास है, इसको एनर्जी मिलेगी जिससे कि आगे मूव करेगा, ठीक है। तो ये इसमें गैस टरबाइन इंजन यूज किया जाता है। दूसरा है एमईएमएस। इसमें एक इस तरह का सिस्टम है, एमईएमएस मतलब है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम क्या है? एक तरह की प्रोसेस टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, आपको जो टाइनी फॉर्म में इसको मतलब असेंबल करके यूज किया जाता है। और ये इस बेसिस पे, इस टेक्नोलॉजी के बेस पे, जो आपका कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का मतलब है कि जो आपका ये होता है, जिसमें एक्सेलेरोमीटर जायरोस्कोप यूज करके हम क्या पता लगाते हैं, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट की या मिसाइल की या कोई भी आपकी ऐसी चीज है, उसकी हम ओरिएंटेशन, पोजीशन और वेलोसिटी का पता लगाते हैं। दुश्मन देश की तरफ से अगर कोई मिसाइल मिसाइल आ रही है तो आईएनएस जो सिस्टम होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इससे हम उसका पता लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एक टर्म आता है फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। अब इसको, जो ये आपका अभ्यास है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है ग्राउंड लेवल से ही। किससे? कंप्यूटर से, यानी कि लैपटॉप से कंट्रोल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, ठीक है। एक तरह का कंट्रोल सिस्टम, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये फुल्ली ऑटोनोमस है, यानी कि आपको ऑटो मोड में डाल के इसको ये अपना आप ही वर्क करती रहेगी, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, एक इसे इक्विप किया जाता है, यानी कि इसमें एक सिस्टम लगा होता है जिसका नाम है रडार क्रॉस सेक्शन। रडार क्रॉस सेक्शन का काम क्या है? जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है, एक तरह से वो मेजर करता है कि जो रडार है, कि किसी भी चीज को कितनी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो वही एक तरह का मेजरमेंट है कि रडार किसी भी चीज को, यानी किसी भी आपके ऐसे ऑब्जेक्ट को कितनी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो वही काम करता है रडार क्रॉस सेक्शन। तो इसे ये क्या प्रोवाइड करेगा? आपका एक तरह सिमुलेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा। जैसे आपने अगर मूवी देखी हो, अभी मूवी आई है रनवे 34, तो रनवे 34 में जो एंड का सीन है, वहां पे अजय देवगन जो है वो कहता है कि मुझे एक ऐसा सिमुलेशन प्रोवाइड किया जाए, कि सिमुलेटिव एयरप्लेन प्रोवाइड किया जाए। वहां पे वही स्थिति, रियल कंडीशंस, रियल सिचुएशन प्रोवाइड कर दी जाती है जैसे कि एक्चुअल में होती है। तो उसमें कोई भी आदमी कैसे मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करता है, उसमें वो करता है, अपना रेस्पॉन्स देता है। तो वो यहाँ पे है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से हमें क्या पता लगा? इस पॉइंट से हमें ये पता लगा कि रियल में प्रैक्टिस जो हम करेंगे, जो आपका एंटी एयरक्राफ्ट जो वारफेयर होते हैं, उसमें अगर आपका जो दुश्मन देश की तरफ से अगर कोई हमारा एयरक्राफ्ट आ रहा है या कोई आपकी मिसाइल आ रही है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो डिफेंस है वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, वो ही ये आपका जो अभ्यास है ये बताता है। तो अभ्यास मतलब एक तरह से ये
आपका क्या हुआ कि ऐसी एक तरह का सिस्टम है जिसे हम लॉन्च करेंगे और अपने डिफेंस सिस्टम से इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इससे हमारी कैपेबिलिटी पता लगेगी कि हम कितने कैपेबल हुआ इस तरह के सिस्टम को मार गिराने में या हैंडल करने में या उसको न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो बताया गया, इट विल बी यूज एज ए टारगेट फॉर द इवोल्यूशन, कि हम अपनी जो मिसाइल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इवेल्युएट करने में, अपने वीपनरी जो सिस्टम है उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि हमारा वीपनरी सिस्टम कितना अच्छी तरह वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे डेवलपमेंट देख लेते हैं जो डीआरडीओ ने दूसरे डेवलपमेंट किए साल दर साल। यहाँ पे 2020 से लेकर 2021 तक के जितने भी टेस्टिंग की गई है, जो सक्सेसफुल टेस्टिंग रही है, उनको यहाँ पे बताया गया। जो अक्टूबर 2020 में क्या किया था, डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट किया था सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका स्मार्ट नाम है। ठीक है, फरवरी 2021 में इसने किया था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम था हेलेना ध्रुवास्त्र। और जून 2021 में किया था एक न्यू जनरेशन कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, यानी कि पी मतलब प्राइम। और जुलाई 2021 में डीआरडीओ ने लॉन्च किया था अग्नि एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन। और सितंबर 2021 में डीआरडीओ ने जो नया वर्जन टेस्ट किया आकाश मिसाइल का, जिसका नाम है आकाश प्राइम। तो ये कुछ कुछ ऐसे जो है आपको याद होने चाहिए, इसलिए ये मैं लिखता हूँ कि आपको भी लगता होगा कितनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देते, इसलिए मैं लिखता हूँ कि ताकि आप एक बार नजर में निकाल ले, अगर क्वेश्चन में आ जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप उसको टैकल कर पाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा रिम ऑफ पैसिफिक के बारे में। रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज यानी कि रिमपैक एक्सरसाइज 2022, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिमपैक एक्सरसाइज 2022 जो कि हेल्ड होगी कहाँ पे, हवाईयन आइलैंड के आसपास हेल्ड होगी और सदर्न कैलिफोर्निया में। कब से कब तक हेल्ड होगी, कब से कब तक इसको हेल्ड किया जाएगा, 29 जून से 4 अगस्त के बीच में इसको हेल्ड किया जाएगा, यानी कि 29 से 4 अगस्त के बीच में ये चलेगी। तो 29-30 और जो आपका जुलाई अगस्त, यानी कि आपका जुलाई के ये महीने, और ये काफी दिन तक चलेगी, मतलब एक सवा महीने तक ये चलेगी। ठीक है, इसमें 27 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। और इम्पैक्ट 2022 के बारे में जान लेते हैं। ये लार्जेस्ट बाई एनुअल मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है जो कि यूएस के द्वारा लेड की जाती है। बाई एनुअल का मतलब है जो 2 बार की जाती है साल में, 2 बार हेल्ड की जाती है, तो बाई एनुअल एक्सरसाइज उसको बोलते हैं। ठीक है, हवाईयन आइलैंड पे होगी। रिमपैक वैसे 1971 में स्टार्ट की थी, एनुअल एक्सरसाइज थी पहले, जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के द्वारा हेल्ड की जाती थी, मगर 1974 से इसको एक्सरसाइज को बाइएनुअल इवेंट में चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसका एम यही है कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी, जो आपकी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है उनके बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी एनहांस हो और उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो, ताकि वो काम आने पे उस चीज का फायदा उठाया जा सके उस चीज का। इस बार की थीम थी इसकी, रिमपैक एक्सरसाइज 2022 की थीम थी कैपेबल, एडेप्टिव एंड पार्टनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये पिक्चर दिखाई गई, ये ग्राफ, ये मैप दिखाया गया है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके आइलैंड है, जो आइलैंड आपकी कंट्री है वो उनका है। जैसे ये रहा हवाईयन आइलैंड, यहाँ पे हवाईयन आइलैंड हो गया। ठीक है, आपका ये वेक आइलैंड हो गया, नॉर्दर्न मरियानाज हो गया, गुआम, पलामाऊ, पलाऊ पलाऊ आइलैंड हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, यहाँ पे मार्शल आइलैंड होगा, नौरू हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया, ये सोलोमन आइलैंड हो गया, तुवालू हो गया, वालिस आइलैंड हो गया, और आपका ये आपका समोसा आइलैंड हो, कुक आइलैंड होगा, टोंगा आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, वनुआटू हो गया, कोरल सी आइलैंड हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया, नॉर्फोक आइलैंड हो गया, न्यूजीलैंड। ठीक है, फ्रेंच पोलिनेशिया। ये जो आपके मैं नाम के किरीबाती होगा, ये जितने भी मैंने आपको नाम गिनाए, जितने भी ये सारी चीजें ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बन जाता है और फिर वहां पर जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। तो मैप को बीच बीच में देखते रहा करो। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या रहा है, इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो इम्पैक्ट में पार्टिसिपेट किया था 2014 में किया था। ठीक है, क्योंकि जब उसने इंडिजिनियसली जो डेवलप इनकी शिवालिक क्लास की जो वो बनाई थी स्टील फ्राइगेट, जिसका नाम था आईएनएस सह्याद्री, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था 2014 में, 14 नहीं 14 में, क्योंकि देखो मेरी टंग स्लिप बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, आईएनएस सह्याद्री ने फिर दोबारा से रिप्रेजेंट किया 2018 का जो एडिशन हुआ था रिम्पैक्ट 2000 रिम्पैक्ट एक्सरसाइज का, ये नवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। ठीक है, और 2016 में आईएनएस पुत्रा ने इसके मे टाइम एक्सरसाइज जो होती है रिम्पैक्ट, इसको ज्वाइन किया। ये 2014 से पहले क्या था, जो इंडिया की जो प्रेजेंस थी एज ए ऑब्जर्वर कंट्री की तरह थी, क्योंकि 2006 में, 2010, 2012 में और 2014 तक ऑब्जर्वर की तरह ये इन्हें मतलब ऑब्जर्व करता था कि आप सीखो, दूर से बैठ के ही देखो। ठीक है, मगर 2012 के बाद ये फुली पार्टिसिपेट इसमें करने लगा। मगर अभी करंट एडिशन की बात करें तो आयन सतपुड़ा ने, हमारे ने, और आयन सतपुड़ा और P8I जो मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ध्यान रखने वाली जरूर बात है। अब जब P8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बात निकली है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले भी हम दूसरी स्लाइड्स में इनको पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा जान लेते
लेते हैं। ये लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया किसके, बोइंग। बोइंग एक यूएस की कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए उसने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, हमारी इंडिजीनियस नहीं है ये। ठीक है, इसे डिजाइन किस लिए किया गया है, प्रोटेक्ट करता है हमारी कोस्ट लाइन को, टेरिटोरियल वाटर जो है इंडिया के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पीएटाई को इसे डिजाइन करवाया। ठीक है, इसका कंडक्ट यही है, इसका काम रहेगा एंटी सबमरीन वारफेयर में, एंटी सरफेस वारफेयर में, इंटेलिजेंस को गैदरिंग करने में, मैरीटाइम पेट्रोलिंग में, ठीक है, सर्विलेंस में, रिकॉनेजेंस मिशन जो भी होता है उन सब में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, आईएनएस सतपुड़ा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब इसकी बात आ गई है तो इंडिजिनियसली डिजाइंड है, इसका वेट जो है 6000 टन है, इसमें गाइडेड मिसाइल मिसाइल स्टील फ्राइगेट से इक्विप्ड है, क्योंकि किसे डिस्ट्रॉय कर सकता है जो आपके एडवर्सरीज होते हैं, जो एयर से आ जाए या सरफेस से आ जाए, अंडर वाटर आ जाए। ठीक है, तीनों फॉर्म में कहीं से भी आ जाए तो उनको ये डिस्ट्रॉय करने में, न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है। ठीक है, और जब और इसकी अभी क्या है, जो आईएनएस सतपुड़ा कहाँ पे कमीशन किया गया है, यानी कि आपका ये जो आपका विशाखापट्टनम में जो आपकी वहाँ ईस्टर्न फ्लीट है, हमारी फ्रंट लाइन ईस्टर्न फ्लीट है, वहाँ पे इसे वो किया गया है, कमीशन किया गया। अगला आर्टिकल हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ पैक्स है। अब हम यहाँ पे पैक्स को जानेंगे कि पैक क्या है। पैक्स की अगर फुल फॉर्म देखें तो हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है। एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे किसानों से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्रेडिट से मतलब यहाँ पे पैसा है, सोसाइटी मतलब जो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। प्राइमरी मुख्य रूप से, यानी कि किसी एक पर्पज के लिए, मुख्य पर्पज के लिए बनाई गई है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है पैक्स। और एक है यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी फुल फॉर्म है सीसीए। ठीक है, अब हम इन दोनों का नाम इनकी शॉर्ट फॉर्म से ही लेंगे, पूरा फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी सीसीए ने क्या किया है, इनको डिजिटाइज, जो पैक्स है वो जितनी पैक्स है उनको डिजिटाइज करने का वो कवायद की है, जिसमें से 63,000 पैक्स को डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या है, डिजिटाइज करने में कितनी कॉस्ट आएगी, 2516 करोड़ कॉस्ट आएगी। और इससे किनको बेनिफिट मिलेगा, 13,000 जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा उसे अब हम आगे नीचे जानेंगे। जो हर एक पैक होगी उसमें लगभग 4 लाख रुपए लगेंगे उनको अपग्रेड करने में, डिजिटाइज करने में, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने में। और जो ओल्ड अकाउंट्स है इनके, जो पैक्स के ओल्ड अकाउंट्स है, उनको भी पूरी तरह से फुली डिजिटाइज किया जाएगा और क्लाउड सॉफ्टवेयर की मदद से उन्हें क्लाउड उसमें सर्वर पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको डिजिटाइजेशन करने की यहाँ पर कवायद है, जैसे कि हमारा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल इंडिया, ये सब सब चीज़ों को डिजिटाइज किया जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। अब इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या, फायदा क्या हो, किस लिए हम कर रहे हैं। देखो, टैक्स का कंप्यूटराइज करने से ये फायदा होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, इन चीज़ों की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, टैक्स की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, इनकी काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ये फैसिलिटेट करेंगे अकाउंटिंग ऑफ टैक्स। टैक्स की जो अकाउंटिंग होती है उसको भी एक तरह से पारदर्शी बनाया जा सकेगा डिजिटाइज करने से। ये जो टैक्स है किन्हें हेल्प करते हैं, एज ए नोडल सेंटर पे हेल्प करेंगे, किसे, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की सर्विस है उन्हें प्रोवाइड करने में, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर्विस है, इंटरनेट सबवेंशन स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है, और बहुत सारे ऐसे इनपुट होते हैं जो किसानों को काम आते हैं, जैसे कि आपके खाद हो गया, सीड्स हो गए, ये सारे इन चीज़ों की सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। और ये क्या करेगी, लगभग 10 जॉब हर एक सेंटर पे प्रोवाइड करेगी, ऐसा माना जाता है। इसका एम यही है कि नंबर ऑफ पैक्स को बढ़ाया जाएगा 3 लाख तक आने वाले 5 सालों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पैक्स के बाद थोड़ा और जान लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे एक तरह से कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, कि जैसे कि जो आपके एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, मगर कोऑपरेटिव फॉर्म में है। ठीक है, ये जो ग्रास रूट लेवल पर वर्क करेगा, कहाँ पर गया, ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत से एक तरह से गवर्न किया जाएगा। जो फर्स्ट पैक स्टेब्लिश हुई थी 1904 में, स्टेब्लिश हुई थी 1904 में, पहली पैक स्टेब्लिश हुई थी, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो स्टेब्लिश हुई थी 1904 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका फंक्शन किस बेस पर आधारित है, ये कोऑपरेटिव फॉर्म में, यानी कि कोऑपरेटिव बैंकिंग जो सिस्टम होता है उसी तरह से ये भी वर्क करता है। ठीक है, इसका काम यही होता है कि वह मीडियम और शॉर्ट टर्म रूरल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर। अब इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े से जान लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि कैपिटल को रेज करता है, यानी कि कैपिटल कलेक्ट करता है दूसरी जगह से। इसका पर्पज है कि लोन दे सके, और जो इसके मेंबर्स है उनके इस एसेंशियल एक्टिविटी जो होती है, जैसे एग्रीकल्चर की और किसी चीज़ के लिए, एमएसएमई के लिए, उन चीज़ों के लिए, तो उनके लिए वो ये लोन प्रोवाइड कर सके। और जो मेंबर्स है इसके, जैसे किसान है, तो उनको जो जनरली उनमें आदत नहीं होती बैंकों में पैसे जमा कराने की, तो उनकी जो एक हैबिट है, इसकी सेविंग हैबिट को भी ये प्रोत्साहन देता है, बढ़ावा देता है, यानी कि कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर। ये एग्रीकल्चर इनपुट और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है रीजनेबल प्राइसेस पे। ठीक है, और ये सप्लाई करता है, डेवलपमेंट करता है, जो ब्रीड्स होती है लाइव स्टॉक की, उनकी ब्रीड्स
की अच्छी ब्रीड्स को डेवलप करता है और सप्लाई करता है। ठीक है, सारे जितने भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं नेसेसरी स्टेप्स को लेता है किस चीज़ में, इरिगेशन को इम्प्रूव करने में। ठीक है ना, और ऐसे ही इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज ये प्रोवाइड करता है किसानों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक वैरायटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग, ऑन साइट सप्लाई, मार्केटिंग, प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स, ट्रेडिंग। ठीक है, ये सब करती है। मिनी बैंक की तरह ये क्या करता है, मिनी बैंक की तरह वर्क करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर गुड प्रोवाइड करता है। ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं, दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है, पर फिर भी रिवाइज जितना हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि रिवीजन इज द की। किसी भी एग्जाम की रिवीजन इज द की। ये जो सोसाइटी है ये वेयर हाउस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, ताकि उन्हें उनके जो फूड ग्रेन्स है उन्हें इसे स्टोर किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। अगर हम बात करें कितना क्रेडिट देती है, जो किसान क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में लोन दिए जाते हैं, टोटल लोन्स का 41% तो आपको पैक्स के द्वारा ही दिया जाता है। और उसमें से किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो 95% लोन दिए गए वो पैक्स ने जो दिए वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही दिए। तो ये हमने जाना पैक्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। स्टार्टिंग की स्लाइड में हमने डिस्कस, हॉर्न का मतलब वो सींग, जो भैंस का गाय के जो सींग होते हैं वो इस टाइप का सींग है। तो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे यहाँ पे ये सींग की तरह निकला हुआ है। ये जो अफ्रीका, ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का पोर्शन है। ठीक है, सींग की तरह निकला हुआ है, जैसे गैंडे का सींग निकल गया, और आपका जो रेनियोसिरस होता है उस टाइप का जो सींग होता है, हॉर्न होता है, उसकी तरह निकला है। तो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए बोला गया है। तो अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि देखो चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है कि इसके साथ ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ा रहा है, यानी कि इसके साथ ज्यादा रिलेशन अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस किए, कुछ कुछ इनिशिएटिव चलाए। तो क्या इनिशिएटिव चलाया है चाइना, कौन कौन से इनिशिएटिव ले रहा है इसके साथ अफ्रीका के साथ रिश्तेदारी और रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, तो हम जानते हैं। तो इसने जो पहली बार चाइना ने क्या किया, चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड की। ठीक है, ये आपकी हेल्ड हुई है। ये पहली बार हुआ है जैसे चाइना इस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये कोशिश कर रहा है इस एरिया में। ठीक है, अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आते हैं। 4 कंट्रीज आते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है, एक तो एरिट्रिया है, डिजिबूटी है, सोमालिया और यूथोपिया है। ठीक है, ये 4 कंट्रीज है। ठीक, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन 4 कंट्री से मिलकर बनता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ता है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पेनिनसुला है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का। ठीक है, हमने नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका ये बताया दिया। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका पेनिनसुला है। पेनिनसुला के एक प्लेट की फॉर्म में होता है, जो काफी हाइट होती है उसकी, और प्लेन होता है, तो उसे पेनिनसुला बोलते हैं। ये हाइट है, पहाड़ है, मतलब इस तरह का प्लेन एरिया, काफी हाइट पे जाएगा, प्लेन एरिया। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में अफ्रीका की जो मेन लैंड है वहां पे ये स्थित है। और इसे बोला जाता है कि चौथा लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड का, चौथा लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके जो सदर्न बाउंड्री है रेड सी की, वो इससे टच करती है, इसकी एकदम नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री से। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्वारडीफू जो चैनल है ये, और गर्ड ऑफ अडेन और इंडियन ओशंस में ये थोड़ा एक्सटेंड दिखाता है। अभी बात आई ग्वारडीफू चैनल की। ग्वारडीफू चैनल कहाँ पे है, ठीक है, गल्फ ऑफ अडेन कहाँ पे है, ये तो आप जानते हैं, इंडियन ओशन ये सब जानते हैं, पर नया नाम आया ग्वारडीफू चैनल। ग्वारडीफू चैनल यहाँ पे है। देखिए ये आपका सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है, ये जो है सोकोट्रा आइलैंड, और ये आपका ग्वारडीफू, आपका केप ग्वारडीफू बिल्कुल कोने पे यहाँ पे है केप ग्वारडीफू। और यहाँ पे मान लीजिए सोकोट्रा आइलैंड है। जो इसके बीच में ये जगह बनी, ये जो चैनल, ये रास्ता, ये पैसेज जो है, ये आपका है गॉर्डीफू चैनल। ठीक है, तो ध्यान में आ गई, ये गॉर्डीफू चैनल जो एरो से दिखाया गया, व्हाइट एरो से। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया इंटरनेट पे जाइए, वहां पे डालिए गॉर्डीफू चैनल, तो फुल आपका वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, या स्क्रीन को बड़ी करके देख लीजिए, यहाँ से ही समझ में गल्फ ऑफ अडेन तो आप जानते हैं, गल्फ ऑफ अडेन कहाँ है, ये इंडियन ओशन है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा, हाईलैंड्स ऑफ इथोपिया प्लेट्यू, ग्वाडेन डेजर्ट। ग्वाडेन डेजर्ट एक नया नाम है। ग्वाडेन डेजर्ट कहाँ पे है, ग्वाडेन डेजर्ट यहाँ पे है। ये जो इथोपिया का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आपको ग्वाडेन डेजर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ग्वाडेन डेजर्ट हो गया, ठीक है, इरिट्रियन हो गया, सोमालिया कोस्ट हो गए, ये सब मिलके आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये आपकी 4 कंट्रीज हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ चाइनीज ने कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए, कैसे इससे रिलेशन ज्यादा में। जनवरी 2020 में चाइनीज ने 3 ऑब्जेक्टिव को अफ्रीका के साथ बताया, कौन कौन से। एक तो पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए वहाँ दवाई प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा, एक फोरम हुई थी जिसका नाम था फोकस। फोकस का मतलब है फोरम ऑन चाइनीज अफ्रीका कोऑपरेशन। तो इस फोरम में जो आउटकम निकल के आए थे, उस आउटकम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एक ये कॉमन इंटरेस्ट को अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहा है और फाइट कर रहा है जो हेजमोनिक पॉलिटिक्स है, जो जो इस एरिया में पॉलिटिक्स अपनी करते हैं, जिनका दबदबा है, उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना और अफ्रीका के साथ मिलकर। ठीक है, 2021 में जो फोरम हुई थी उसमें 4 रिजोल्यूशन, 4 शपथ इसने ली थी। पहला था डकार एक्शन। ये सेनेगल की बड़ी कंट्री है डकार, सेनेगल। ये आपका अफ्रीका का बिल्कुल ईस्ट वाला पोर्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ईस्ट में है सेनेगल। तो सेनेगल की एक बड़ी कंट्री, वो बड़ी सिटी है, कंट्री नहीं सिटी है सेनेगल की। तो डकार एक्शन प्लान वहां से निकल के आता है, वहां पे होता है चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035, सीनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डिक्लेरेशन ऑफ द 8 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फोकस ऑन फोकस। तो ये सब है जो चाइना कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी डिस्कशन। आज डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।